रश्मि सलीम। आकाश, अनिकेत, रश्मि, चारू, ध्रुव, उसैद, सलीम। ठीक है। लास्ट टॉपिक हम लोग देख रहे थे मेटा डेटा। ठीक है। तो मेटा डेटा के अंदर हमारा डिस्कशन तो हो गया था। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका कैरेक्टर सेट। और दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल कि अगर आप रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं तब आपको व्यू पोर्ट लगाना है, अदरवाइज आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट अगर आप अपनी वेबसाइट को बना के लाइव करते हो, सो मेक श्योर करें कि यह टैग आपका आज की डेट में अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर ये टैग नहीं होगा तो आपका एक तो पेज रेस्पॉन्सिव नहीं होगा, और दूसरा गूगल आपकी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव है या नहीं इसी टैग से पता लगाता है। ठीक है। सो इसका भी आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने डिफाइन किया था मेटा डेटा, और इसकी फाइल हमने कनेक्ट नहीं की हुई यहाँ पर। इसकी फ़ाइल को भी कनेक्ट करो। तो चलिए, ये बस हमें इसकी ज़रूरत है नहीं तो उसको रहने दो, क्योंकि ओनली मेटा डाटा ही हमें इसमें रिक्वायर्ड है। कॉपी करेंगे हम लोग इसको यहाँ से और पेस्ट करेंगे आज की डेट में। इसका नाम रखेंगे सेटिंग दी व्यू पोर्ट। सो यहाँ पर ये है हमारा व्यू पोर्ट टैग, और इसकी हाइट को कर देते हैं हम लोग अप्रॉक्स 2। इसमें हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इसको हटाइए। और यहाँ पर हमें व्यू पोर्ट को नहीं रखना है, ओनली मेटा कैरेक्टर सेट की बात करेंगे। The viewport is the user visible area of a web page. It varies with the device. It will be smaller on a mobile phone, on a computer, computer,
screen. You should include the following meta %LT and GT. Element in all your web pages. ओके तो ये हमारा मेटा टैग कौन सा रहेगा, मेटा नेम व्यू पोर्ट, और ये आपकी या तो लैंडिंग पेज हो या फिर आपके वेबसाइट के अंदर नंबर ऑफ पेजेस जितने भी हैं, एन नंबर ऑफ, सभी के अंदर ये यूज़ में आएगा. नेक्स्ट, दिस गिव्स द ब्राउज़र instructions on how to control the pages dimension and scaling. The width equal to device width, part sets the width of the page to follow the screen width of the device, which will vary depending on the device. सो ये है आपका मेटा टैग. अब मेटा टैग अगर नहीं लगाते तो आपको ने पहले भी एग्जांपल्स देखे हैं कि आपका कंटेंट जूम आउट हो जाता है ना, बट अगर लगा होगा तो प्रॉपर तरीके से जो साइज़ में आपने लिखा होगा सेम साइज़ पर रेंडर होता है. सो आज की डेट में मॉडर्न वेब डिज़ाइनिंग के अंदर इसका होना मैंडेटरी है. नेक्स्ट आता है आपका इनिशियल स्केल. कोड टैग का इस्तेमाल करेंगे. The initial scale 1.0 part sets the initial zoom level when the page is first loaded by the browser. So 1.0 मतलब आपका कंटेंट 100% रहेगा. अगर आपने इसको बढ़ा दिया तो आपका कंटेंट स्केल अप हो जाता है. ठीक है. सो ये ऑलवेज 1.0 ही रहने वाला है. तो एग्जाम्पल प्रैक्टिकल आपने इसके पहले देखे हुए, तो मैं उन एग्जाम्पल्स को रिपीट नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा. हाँ, एक चीज़ कि क्लास मार्क बोल्ड टिप, इफ़ you are browsing your page with phone or tablet, you can या देखो उसको, you have to set meta viewport. ठीक है. तो अगर आपको लगता है कि मेरे को वेबसाइट सिर्फ डेस्कटॉप वगैरह पे ही चेक करना है तो ये होगा या नहीं होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर आप साइट को लाइव लेके जा रहे हो और प्लस साथ ही साथ आप इसको चेक कर रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर या टैबलेट के अंदर, तो आपको ये लगाना पड़ेगा. तो जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या दिखाएं आपको. तो जैसे हमारा ई कॉमर्स उसका जो टास्क आया था क्रिएटिव माइंड का, तो उसका हम लोगों ने एक स्केलेटन तैयार किया था. सो यहाँ पर आप देखोगे जैसे ब्रांड का नेम है, यहाँ पर कुछ लिंक्स है हमारे पास, यहाँ पर हमारा ये कुछ
कंट्रोल्स है, लाइक अगर कुछ भी ऐड टू कार्ट होगा तो वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले होगा और यहाँ से यूज़र साइन इन साइन अप वगैरह कर सकता है। कैटेगरीज हैं यहाँ पर, आपके प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम है, न्यू अराइवल्स आपके कौन कौन से प्लांट हैं, आपके कस्टमर टेस्टिमोनियल फीडबैक्स क्या है, ब्लॉग्स क्या बनाए हैं, वो सारी चीज़ें। और अगर हम लोग मोबाइल मोड में आते हैं, देखो नेविगेशन चेंज हो गया, तो ये उसी वजह से चेंज हो रहा है क्योंकि इसके अंदर मेटा व्यू पोर्ट अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से ये इजीली आपका चेंज हो जा रहा है। इसी तरह से अगर आप टैबलेट में जाकर इसको चेक करते हैं तो आप देखेंगे, अच्छा नीचे आते हैं तो यहाँ देखें आप सिंगल सिंगल प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे, टैबलेट में आएंगे तो आपको डबल डबल दिखाई देंगे इस तरह से। और अगर आप और बड़े डिस्प्ले पर आते हैं तो आपको इस तरह से दिखाई देते हैं। तो ये होता है आपका मेटा का आउटपुट। बट खाली मेटा से ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसके साथ में इसकी मीडिया क्वेरी भी लगी हुई है, जिसके अंदर हम लोग कस्टमाइजेशंस करते हैं में कितने कितने चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमने कमेंट करा था क्या? कमेंट हमने किया हुआ है, ठीक है। तो कमेंट्स भी अगर स्टाइलिंग के अंदर आता है कि आपका सिंगल लाइन मल्टी लाइन, तो जैसे लेट्स से अगर मैंने यहाँ पर अपना कर्सर रखा और मैंने यहाँ पर कमेंट अप्लाई किया तो आप देखेंगे ये मेरी एक लाइन कमेंट में कन्वर्ट हो गई है, कंट्रोल प्लस कॉलन के साथ। और अगर आप मल्टी लाइन सेलेक्ट करते हैं इस तरह से तो आपकी मल्टी लाइन कमेंट्स आपके कन्वर्ट होते हैं इजीली। तो कॉपी करिए, HTML comments, short comments should be written on one line like this. Alright, so short comments should be written on one line like this. So text area का यूज़ करेंगे, like this is a comment. ओपन विद लाइव सर्वर, और हमारी फाइल ऑलरेडी ओपन है तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे इसको, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिंगल लाइन कमेंट। और मल्टी लाइन कमेंट अगर आप यहाँ पर डिफाइन करना चाह रहे हैं, कमेंट्स दैट स्पैन्स more than one line should be written like this. So हमने यहाँ पे लिखा है दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। दिस इज अनदर मल्टी लाइन कमेंट। सो आप इसमें देख सकते हैं ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और एंड यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। सो आप अपने कोड के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, और कुछ एक्सप्लेन करना है मल्टी लाइन में उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो इसको। Next, long comments are easier to observe if
they are indented with two spaces. मीन्स जो राइट तरीका है इसको डिफाइन करने का, आपने शुरू यहाँ से करना है और इस तरह से लाके आपने इसको एंड करना होता है. दिस इज कॉल्ड इंडेंटेड. इसकी हाइट इंक्रीज की 4, ये हो जाएगा 5. इस तरह से. सो ये आपका होता है मल्टी लाइन कमेंट विद इंडेंटेड. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे CSS से रिलेटेड. यूजिंग स्टाइल शीट्स. use simple syntax for linking to style sheet. सबने एक्सटर्नल स्टाइल शीट देखा था क्या कहीं पर? किया था हमने. The type attribute is not necessary. सो पहले के टाइम में क्या होता था कि अगर हम लोग कोई CSS अटैच करते थे ना, तो हमें ऊपर यहाँ बताना पड़ता था इस तरह से, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो. स्टाइल टाइप लिखते थे यहाँ पर टैग/CSS. फिर हम लोग यहाँ पर काम करते, या फिर जैसे एक होता था स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट जो हम लोग यूज़ करते, हम लिखते थे स्क्रिप्ट टाइप टैग/जावास्क्रिप्ट. तो पहले चीज़ हमें बतानी पड़ती थी टाइप वगैरह. आज की डेट में हमें टाइप वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं है. आपका जो इंटीग्रेशन है बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो. इंटरनल के लिए ओनली स्टाइल टैग, जावास्क्रिप्ट के लिए ओनली स्क्रिप्ट टैग. और अगर आप एक्सटर्नल कोई भी फाइल कॉल कर रहे हैं तो आपको href और रिलेवेंसी बताने की ज़रूरत होती है. अगर आपने ये नहीं डाला तो स्टाइल शीट एग्जीक्यूट नहीं होगा. ठीक है, तो ये मैंडेटरी है. तो नीचे आएंगे यहाँ पर आप जाकर डिफाइन करेंगे टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पर लोग डिफाइन करेंगे लिंक. रिलेवेंट में आ जाएगा स्टाइल शीट, href में styles.css. कुछ इस तरह से. तो इतना हमें लिखना होता है. अब मान लो कि आपका कोई ऑनलाइन CSS फाइल है तो आपका वो पूरा पाथ आ जाएगा विद HTTP. और अगर आपका किसी फोल्डर के अंदर तो फोल्डर नेम लाइक CSS. अगर हो सकता है कि फोल्डर के ऊपर भी कोई फोल्डर हो, पेरेंट लाइक asect/css/css का नेम, इस तरह से. और आते हैं शॉर्ट CSS रूल्स can be written COMPRESSED. Short CSS rules can be written compressed like this. So अगर आप चाहते हो कि आपका जो CSS कोड है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करे लोडिंग में, तो उसका तरीका क्या है? तो जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, लाइक यहाँ पर हम लोग एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं कंटेनर, फिर हम लोग एंटर लगाते हैं, फिर हम लोग विड्थ लिखते हैं, फिर हम लोग हाइट डिफाइन करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं. तो ये अप्रोच ना बिगनर लेवल पर बहुत अच्छी है. बट ये दिक्कत कहाँ करती है जाके, जब आप इसको प्रोजेक्ट को कहीं लाइव करते हो. दिक्कत क्यों है इससे? देखो कोडिंग का सीधा सा फंडा है, जितनी ज़्यादा लाइन उतना ज़्यादा टाइम टू रीड. अब एक लाइन में चाहे जितने भी मर्जी मैटर लिखा हो, उस एक लाइन को रीड करने में उतना ही टाइम लगेगा, चाहे उसमें एक वर्ड हो या उसमें 1000 वर्ड हो. सो कोशिश करें कि एक ही लाइन में आपका कोड जा रहा है. सो क्या होता है ना कि जब लोग एक मिनिफिकेशन फाइल ओपन करते हैं, तो जैसे अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाऊं, ऊपर अगर टॉप में आते हैं तो देखो ये एक CSS फाइल है और ये ब्राउज़र में देखो खुल गई. क्या दिख रहा है?
कोड सब एक ही लाइन में चल रहा है ना, बिना कोई एंटर लगाए। सो ये है राइट तरीका सी एस एस को लिखने का। तो जब सी एस एस पे पहुँचोगे तो हम लोग इसको बोलते हैं मिनी फाइल। क्या लिखा रहा है फाइल का नेम डॉट मिन डॉट सी एस एस। मिन मीन्स मिनीफाइड यानी कि मशीन रीडेबल। भाई मैंने अपनी वेबसाइट में जो सी एस एस लिखा है मुझे किसी को सिखाना थोड़ी ना कि मैंने क्यों लिखा है। मैं तो डिज़ाइन बनाने के लिए लिखा, मुझे तुमसे क्या मतलब, तुम्हें तो डिज़ाइन से मतलब होना चाहिए। तो अगर आपने इस तरह से लिखा होगा तो ये जल्दी लोड होगा, और अगर आपने इसको स्ट्रक्चर करके लिखा होगा तरीके से एकदम सजा के लाइन बाय लाइन, देखने में तो खूबसूरत लगेगा लेकिन ब्राउज़र में उसको लोड होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। सो इसलिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब भी आप सी एस एस लिखें तो वो आपकी वन लाइन में हो। सो एग्ज़ाम्पल बिल्कुल नीचे चलेंगे और यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक पैराग्राफ है, उस पर हमें इंट्रो क्लास अप्लाई करनी है। हमने लिखा पी क्लास इंट्रो, और इसके अंदर हम इसको कुछ फॉन्ट ऑफर करना चाह रहे हैं। हमने लिखा फॉन्ट फैमिली लाइक एरियल या वर्धना, मैंने इसको डिफाइन किया। और यहाँ पर हम लिखेंगे फॉन्ट साइज़, कोई स्पेस नहीं, ठीक है, डायरेक्ट विदाउट स्पेस। हमने लिखा जाके 16 पिक्सल। बस ये आपकी एक लाइन में दो प्रॉपर्टी असाइन होगी इसके अंदर। सो ये कोड जल्दी लोड होगा। कंपैरेटिवली अगर मैं इसको कुछ ऐसा लिखूं कि ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा लाइक दिस, फिर उसके बाद ये मेरा फॉन्ट आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद आपका, बट जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हमें एक लाइन में लिखने में ना समझ में नहीं आती हमने सी एस एस क्या लिखी है। सो इसको कन्वर्ट करने का तरीका होता है, इसको हम बोलते हैं, जैसे आगे तो सी एस एस स्टार्ट होने वाला आपका कुछ दिनों में, इसको बोलते हैं सी एस एस कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम क्या है कि जो भी आप कोड इसको दोगे ये उसको सिंगल कर देगा। कैसे, तो अपने को सोचना ही नहीं, बिंदास काम करो सजा के, बाद में एक झटके में चेंज कर देंगे, है ना। तो ये हमें ऐसा करनी चाहिए, हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन उसको बाद में चेंज करना नहीं बोलना है, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे हमने कितना इनपुट दिया 58 बाइट्स का, आउटपुट कितना रह गया 43 बाइट्स का, यानी कि हमने लाइट किया साइज 34.88%। कंपैरेटिवली दिस हमने अपना साइज बचा लिया इसके लिए। अब आप सोचो कि जब पूरा कोड डालोगे तो कितना साइज बचेगा, है ना। सोचो एग्जांपल के तौर पर कि अगर हमारे प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप चल रही है, ये हमारा सी एस एस है ना, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं, हमने पूरा सी एस एस किया कॉपी, और हमारे पास एक माई स्टाइल डॉट सी एस एस यहाँ नीचे अवेलेबल है। मैंने यहाँ लाके पूरा पेस्ट कर दिया, देखो पूरा बन गया 13,000 लाइन का कोड। चलो कोई बात नहीं, ऊपर आता है। हमने यहाँ से यहाँ तक का पूरा कोड कॉपी किया। अब हम इसको जाके कंप्रेसर को देख के आते हैं कि भाई ये लो कोड और इसको करो छोटा, ठीक है। हमने बोला कंप्रेस, थोड़ा टाइम दो उसको क्योंकि बहुत कुछ दे दिया हमने इसको एक झटके में। और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सी एस एस का कंप्रेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर सी एस एस आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करके लिखा होगा ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये है हमारा कोड, ये हमने किया कंप्रेस। ये रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है, टाइम दीजिए इसको, तब तक हम अपना आगे का शुरू करते हैं।
तो क्लियर हुआ राइट मेथड। तो राइट मेथड क्या है, जब कंप्लीट हो गया तो कुछ इस तरह से हमें चेंज कर लेना है। नेक्स्ट टेक्स्ट एरिया के बाद डिफाइन करेंगे पैराग्राफ। लॉन्ग CSS rules should be written over multiple lines. Text area let's say body, यहाँ पर लोग जाकर डिफाइन करेंगे जैसे कि बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट फैमिली, और जैसे कि फॉन्ट साइज और कलर। ठीक है, आप देख सकते हो हमने कितना डेटा इसको दिया, इसने कितना उसको लाइट किया। 21.68% इसने हमारे कोड को लाइट वेट बना दिया इसके। सो इसलिए ये प्रैक्टिस सबसे बेस्ट है। तो जनरली जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो दो CSS फाइल होती हैं, प्रोडक्शन फाइल जिस पर हम लोग काम करें, हम ऐसे में अच्छे समझ पाते हैं ना, और एक होती है पोस्ट प्रोडक्शन फाइल, यानी कि प्रोडक्शन का जो काम खत्म हो गया तो जब प्रोजेक्ट लाइव जाएगा तो ये CSS के साथ जाएगा, ना कि इस वाले के साथ। नहीं तो आपकी वेबसाइट की लोडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके। सो चलिए यहाँ कुछ डिफाइन करेंगे पॉइंटर्स लाइक यूएल में li, और यहाँ जगह हम डिफाइन करेंगे प्लेस द ओपनिंग ब्रैकेट on the same line as the selector. Use one space before the opening bracket. ठीक है, तो जब भी आप डिफाइन करें तो एक स्पेस यहाँ होना चाहिए। अब यहाँ पर स्पेस क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग स्टाइल टैग में नहीं लिख रहे। बट अगर आप VS कोड में कोड कर रहे हैं तो यह ध्यान रखना, अगर मैं ऊपर जाके एक स्टाइल टैग अगर यहाँ डिफाइन करूँगा ना, तो देखो अपना स्पेस लग गया। बट हमने वहाँ पर मैनुअली लिखा है इसलिए वहाँ नहीं आया। तो जो भी आप कोड करोगे, जैसे हमने लिखा है पर बैकग्राउंड कलर, तो ऑटोमेटिकली देखो स्पेस के साथ आ रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि जो भी सेलेक्टर का नेम डालेंगे उसके बाद में बिफोर कर्ली ब्रेसेस एक स्पेस ज़रूर होना चाहिए। नहीं होगा चलेगा, बट लगा दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यूज 2 spaces फॉर इंडेंटेशन। अब मान लीजिए हमने स्टाइल टैग यहाँ पर यूज़ करा, आपने यहाँ पर बॉडी टैग डिफाइन किया। अब आप देखना जब मैं यहाँ पर कोई लिखूँगा ना, लाइक बैकग्राउंड लाइक F1 तो वो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली यहाँ से ना स्टार्ट हो गया, इंडेंटेशन में स्टार्ट हो रहा है। जब आप मैनुअल CSS करते हो ना नोटपैड में, तो आपको टैब लगाना पड़ता है। ठीक है, और अगर ड्रीमव्यूअर हो या बूटस्ट्रैप हो तो ये ऑटोमेटिकली आपको अंदर भेज देगा इसको। तो क्या हमें सजेस्ट किया जा रहा है स्टाइलिंग के लिए कि एटलीस्ट 2 स्पेस डालो फॉर इंडेंटेशन, यानी कि अगर आपका CSS यहाँ लिखा तो 2 स्पेस के आगे होने चाहिए। अब बीइंग स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, कभी 2 लगा लेते हैं, कभी 3 लगा लेते हैं, हमारा पूरा स्ट्रक्चर हिल जाता है। तो उससे अच्छा कि टैब लगा लो, ज़्यादा बढ़िया है। और क्या कर सकते हैं, यूज सेमीकोलन after each property value pair, including the last. Only use
कोट्स around values if the value contains spaces. Place the closing bracket, जिसमें लोग ओपन करते हैं वैसे ही क्लोज भी करना है इसको, BRACKET ब्रैकेट ऑन अ न्यू लाइन विदाउट लीडिंग स्पेसेस. सो क्या होगा कि जहाँ से आपका शुरू होगा आपका नीचे एंड होगा. अब यहाँ पर हमने देखा कि भाई सेमीकोलन का इस्तेमाल करना है. जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लिखेंगे तो देख रहे हो सेमीकोलन लगा हुआ है. मान लो मैंने लास्ट पे नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है. लेकिन अगर बीच में आपने कहीं नहीं लगाया तो ध्यान रखना जहाँ तक लगा होगा वहाँ तक प्रॉपर्टी चलेंगी, जहाँ से हटा दिया होगा उसके आगे नहीं चलेगी. समझ गए? तो CSS में स्टूडेंट के साथ सबसे ज़्यादा दिक्कतें ये आती हैं कि सर हमारी प्रॉपर्टी नहीं चली जबकि सही लिखा हुआ है. ध्यान जाता है कि भाई अरे सेमीकोलन तो लगा ही नहीं था, तो काम ही नहीं करेगा. एक और चीज़, यूज़ ओनली कोट्स अराउंड वैल्यूज़ इफ़ द वैल्यूज़ कंटेन स्पेसेस. अब फॉर एग्जांपल आपका एक फॉन्ट है जिसका नेम है टाइम्स न्यू रोमन. यहाँ पे लिखते हैं फॉन्ट फैमिली, जैसे एरियल है. मैं यहाँ पर जाके इसकी जगह पर इंस्टेड ऑफ दिस मैं ले लेता हूँ, जैसे आप देख रहे हो कोरियर न्यू है तो क्या दिखाई दे रहा है, कोट में है ना. या मैं अगर यहाँ पर लेता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, किस में लिखा हुआ है, कोट में. ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर कोई फॉन्ट आपने ऐसा ले लिया जो 2 वर्ड का है या मोर देन 2 वर्ड्स है तो आपको कोट लगाना मैंडेटरी है. ऑफलाइन चलोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऑनलाइन के लिए गलत है. ऑफलाइन में आउटपुट बिना कोट के भी आ जाएगा. अब ये टाइम्स न्यू रोमन है, फिर टाइम्स है, फिर सेरिफ है, ये क्या चीज़ है. तो वैसे तो CSS जब पढ़ते हैं तब ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत होती है. दिस इज़ कॉल्ड फॉल बैक. फॉल बैक का मतलब क्या हुआ कि कभी ऐसा नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि आपके कंप्यूटर में जो फॉन्ट है या जो आपने अरीना के कंप्यूटर बैठ के प्रैक्टिस किया, घर लेके गए तो फॉन्ट गायब है, तो क्या था वो किसी दूसरे फॉन्ट के साथ रिप्लेस कर देता है ना. जो भी बेस्ट अप्रोप्रिएट फॉन्ट होगा उसके साथ वो बदल जाएगा आपका. सिमिलरली वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओनली फॉन्ट का नेम लिखा टाइम्स न्यू रोमन लगाया, ओके कर दिया. ठीक है, आपके पास है, चल रहा है. हो सकता है किसी के पास ना हो. वैसे तो ऐसा फॉन्ट है कि सबके पास होता ही होता है, विंडो के साथ डिफ़ॉल्ट आता है. फ़र्ज़ करो कोई दूसरा ऐसा फॉन्ट है जो आपके पास है दूसरे के पास नहीं है, तब क्या होगा. सो अगर टाइम्स न्यू रोमन नहीं है तो हमने बोला टाइम्स की फैमिली का कोई भी फॉन्ट लग जाए. अगर वो भी ना मिले, दोनों फेल हो जाए, तो सेरिफ फॉन्ट होना चाहिए जो कोई भी वो इसकी जगह पर आ जाए, सेंस सेरिफ नहीं. ठीक है, तो सेरिफ लिखने का मतलब क्या, सेरिफ ही आएगा. अगर आपने लिख दिया सेंस सेरिफ तो सेंस सेरिफ आएगा. समझ गए? तो जैसे बहुत सारे फॉन्ट जब लोग लेते हैं तो जैसे टाइम्स क्या है, इसमें टेल बनती है. ये स्क्रीन फ्रेंडली फॉन्ट नहीं है, प्रिंट फ्रेंडली फॉन्ट माना जाता है. अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरियल तो क्या लिखा रहा है, एरियल मिले तो ठीक, नहीं मिला तो हेलवेटिका लगाओ, वो भी नहीं मिला तो सेंस सेरिफ देख लो उसके कंप्यूटर में, वो लगा दो. ये हमारा स्क्रीन फ्रेंडली है. जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फॉल बैक फॉन्ट. अगर फॉल बैक फॉन्ट आपके उसमें नहीं है तो भी आपका डिज़ाइन बड़ा ही अमेजिंग है, लेकिन गलत है. क्या होगा अगर फॉन्ट नहीं मिला तो, हमने तो बताया नहीं, तो वेबसाइट किसी भी फॉन्ट से बदल जाएगी आपकी. सो ऐसा ना हो, या जो फॉन्ट मैंने अपने डिज़ाइन में इन्फ्यूज़ किया है वही आए. तो जैसे CSS3 जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में तो फॉन्ट की किट बनाते हैं हम लोग, या फिर गूगल फॉन्ट्स का यूज़ करते हैं इस केस में. समझ आया कि स्पेस की उसकी कोड की क्या बात चल रही थी. यानी कि एरियल हेलवेटिका सिंगल वर्ड है, बट जब हमने टाइम्स चूज़ किया या हमने यहाँ पर देखा ट्रिब्यूट आपको फॉन्ट मिल रहा है इसमें, या फिर जैसे आप देखोगे UI फॉन्ट है, गिल साइंस है आपका यहाँ पर, तो इनमें से क्या है, सब में कोट लगे, सिंगल हो डबल हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हो. बट यहाँ पर सिंगल ही रिकमेंडेड आपको बाय डिफ़ॉल्ट किया जाता है. बट सी आपने ध्यान रखना कि कोट होना चाहिए. तो ये भी क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्या, प्लेस द क्लोजिंग ब्रैकेट ऑन अ न्यू लाइन विदाउट लीडिंग स्पेसेस. तो जब भी आपका CSS का सेलेक्टर ओवर होगा तो वो सबसे नीचे आएगा बिना किसी स्पेस के. सो ये आपकी
गाइडलाइंस हैं जब आप इस तरह से कोई CSS डिफाइन कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा, अरे यार टाइम बड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है, आज तो कोई कहानी भी नहीं सुनाई। चलो, लोडिंग, रिकॉर्ड हो रहा है, क्लास हो रहा है। लोडिंग जावास्क्रिप्ट इन HTML, use simple syntax for loading external script with type attribute is not necessary। सो वैसे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में कि स्टाइल हो या स्क्रिप्ट हो, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती टाइप की। तो CSS हम लोग लिखते हैं इंटरनली स्टाइल टैग में, और जब कॉल करते तो लिखते हैं लिंक HREF, है ना। बट जावास्क्रिप्ट केस में क्या होता है, स्क्रिप्ट टैग में कोड होता है और स्क्रिप्ट टैग में ही एक्सटर्नल JS लोड भी होता है। सो इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, लाइक ये मैंने किया है ऐसा, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर आप लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग, क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट SRC, JS। ओनली इतना करना है आपने और आपका कोड जो है वो वर्क कर जाएगा। ये हटा दो, ये हटाइए, ये हटाइए। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, नेक्स्ट accessing HTML elements with JavaScript। So using untidy HTML code can result in JavaScript errors। These two JavaScript statements will produce different results। तो मान लीजिए कि आपको HTML के किसी एलिमेंट में को कहीं पर जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना है, तो हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं गेट एलिमेंट बाय ID। जो भी आपके एलिमेंट की ID है, डॉट इनर HTML इक्वल टू कंटेंट गोज हेयर, और हमने इसको इस तरह से लिखा लाइक D स्मॉल कंटेंट गोज हेयर। ठीक है। अब आप एक जगह पर कैपिटल सेंटेंस केस में लिख रहे हो, एक जगह पर आप सब कुछ स्मॉल केस में लिख रहे हो, है ना। तो इस चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए आपको।
आपको हमेशा स्मॉल्स के साथ जाना चाहिए, ठीक है। चलने के लिए मना नहीं करेगा, वर्क करेगा, बट दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें, आउटपुट ऑफ ओवर कोड में लिखा हुआ है यहाँ पर, हम इसको कॉपी करेंगे और आफ्टर दिस टेक्स्ट एरिया इसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, फाइल को सेव एज करेंगे और इसको हम लोग नेम डिफाइन करेंगे जावास्क्रिप्ट। सो यहाँ पर हमारे पास एक पैराग्राफ है, इसको पीम से मैं रिप्लेस कर दूँ। दिस इज अ पैराग्राफ 1 और दिस इज अ पैराग्राफ 2। इन दोनों की एक आईडी ऑफर करो। इसका नेम क्या है? डेमो, अरे यार, डेमो, और इसका है स्मॉल में डेमो। चलिए, तो हमने यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग डिफाइन कर लेना है और यहाँ से हम लोग मैटर को कॉल करेंगे। हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। बड़े वाले को टारगेट करना है तो बड़े वाले को ले लो और यहाँ पर जाके लिख दो कंटेंट गोज हेयर। और ये हमने दूसरा लिया, इसमें हमने स्मॉल में लिखा है। फाइल को सेव कर लीजिएगा और यहाँ पर जेएस से इसको रिप्लेस कर दीजिएगा और इसको लाइव जाके देखिए। अच्छा, ऐसे नहीं देखना, यहाँ से रिलोड करना है और नीचे आएंगे और कोड की लेंथ को थोड़ा बढ़ाइए 1 2 3, तो इसको करेंगे हम लोग 4। परफेक्ट। अब क्लिक हियर, आउटपुट आ रहा है दोनों के अंदर। मैं इसको लिखा 1, इसको लिखा हमने 2 और ब्राउज़र में रीलोड चल रहा है ना। बट दोनों का नाम तो एक ही है ना, डेमो। डेमो तो कौन सा वाला डेमो? तुम्हारा वाला डेमो कि मेरा वाला डेमो? कहते हैं ना कि तेरा राइट मेरा राइट। कन्फ्यूजिंग है ना, क्योंकि तुम्हारा सीने कहते डेमो वाले उसमें डेटा पास कर दो। कौन सा वाला डेमो जिसमें बड़े से डी लिखे छोटे से लिखे? सही नहीं है ना, साउंड अच्छा नहीं कर रहा। सो डेमो है तो एक ही हो, या तो बड़ा हो या छोटा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस कि कोडिंग में सब कुछ स्मॉल चलता है, कैपिटल कुछ नहीं होता, ठीक है। सो ऐसी वाली प्रैक्टिस नहीं यूज़ करनी है। तो हम इसको यहाँ पर कमेंट करेंगे और यहाँ पर मेंशन करेंगे ओनली पैराग्राफ 2 विल बी ओवर रिटन, ठीक है, नो कन्फ्यूजन। Next, use lowercase
फाइल नेम्स। अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग अपनी कोई प्रोजेक्ट की फाइल बनाएं, उसके अंदर आपका इंडेक्स पेज है, सर्विस है, अबाउट है, उसको हमेशा स्मॉल लेटर में डिफाइन करना है। यहाँ तो हम लोग आपका थ्योरी पार्ट बना रहे हैं तो इसलिए हमने इसको इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। बट पर्सनली जब भी आप कोई अपनी HTML फाइल सेव करेंगे, वो उसमें सभी लेटर्स आपके स्मॉल रहेंगे। इसको ऐसा समझो समझो कि भाई अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कैप्स लॉक ऑन करके google.com, है ना, आउटपुट में क्या आ रहा है, स्मॉल ही आ रहा है ना। तो वेब में कैपिटल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फाइल का जब भी कोई नेम होगा वो स्मॉल ही जाएगा। तो हाँ, कुछ सर्वर्स ऐसे हैं जैसे रिएक्ट, अगर आपके कोर्स में है दिया हुआ तो उसमें आप देखोगे कि फाइल की जो नेम की शुरुआत होगी वो सेंटेंस केस में होगी, यानी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल बनना मैंडेटरी है, स्मॉल बनाओगे तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर रिएक्ट JSX चल रहा है। तो चलिए, सम वेब सर्वर कैप्स लॉक ऑफ, some web servers like Apache and Unix are case sensitive about file names, ठीक है। सो यहाँ पर बात आई है वेब सर्वर्स की। जब वेबसाइट बन जाएगा ना, तो बनाने के बाद में कहाँ होस्ट करना होगा उसको, सर्वर पर। सर्वर यानी कि जहाँ से हम लोग होस्टिंग खरीदते हैं, है ना। तो जब आप होस्टिंग परचेज करते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि आप कौन सी होस्टिंग ले रहे हैं। आप लिनक्स ले रहे हैं, यूनिक्स ले रहे हैं, अपाचे ले रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ले रहे हैं, कौन सी है आपकी। तो यहाँ पर इसी वजह से एक रीज़न आ जाता है कि जब भी आप कोई फाइल का नेम बनाएं तो वो स्मॉल में होना चाहिए, क्योंकि ये सर्वर क्या होते हैं, फाइल नेम को लेके थोड़ा सा केस सेंसिटिव होते हैं। सो जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपके पास कोई इमेज है, तो जैसे कि यहाँ से कोई भी इमेज देख लेते हैं। आप देख रहे हो जितनी भी नेट से हम लोग इमेज लेते हैं अपने कंप्यूटर से, जो हम लोग इमेज है सब स्मॉल में होते हैं, कभी भी कैपिटल में नहीं होते, है ना। उसके पीछे का रीज़न ही यही होता है। JPG like this cannot be accessed as bpcl.jpg। सपोज करो कि आपकी फाइल है स्मॉल में और आप फैच करो फ्रंट एंड में केस चेंज करके, या आपका बैकएंड में केस जो डिफरेंट है लेकिन आप फ्रंट एंड पर उसको स्मॉल में लिख दे रहे हो, नहीं चलेगा। जैसे मैंने अभी दिखाया ना, डेमो नाम एक ही है, दोनों के काम अलग होंगे, है ना। सो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ध्यान रखना है कि जैसा फाइल सेफ है तो आपके कंप्यूटर के अंदर सेव किया हुआ है, वैसी मैनर में आपने फ्रंट एंड पर लेना पड़ेगा। वैसे तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी फाइल हो वो सब आपकी स्मॉल में हो, और नहीं है तो करके आओ। फाइल के नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए। आपको क्या सर वो तो चल जाती है हमारे कंप्यूटर में, तो है ना, आपके में चल जाती है, लेकिन जब लाइव जाएगी तब दिक्कत देगी, क्योंकि जो नेम जब दो हो जाते हैं ना किसी चीज़ के, तो नेम के अंदर एक प्रॉब्लम आपको मैं दिखाता हूँ क्या आती है। जैसे आप देखो जितनी भी इमेज सबके अंदर क्या लगा, अंडरस्कोर। चलो एक ऐसी फाइल बनाते हैं जिसके नेम में स्पेस हो। तो जैसे आप इसी को देख लो, HTML स्पेस स्टाइल स्पेस गाइड लिखा हुआ है। अब इसका एक प्रॉब्लम हमें क्या दिखाई देगा, ज़रा ब्राउज़र में अगर रिफ़्रेश करो, और अभी आप नोटिस करेंगे यहाँ पर कुछ एक अजीब सा प्रॉब्लम। वो क्या है, यहाँ देखो HTML %20 दिखाई दे रहा है। तो अगर आपकी इमेज होगी तो इमेज जो URL आप फैच करो उसमें %20 आ गया, यहाँ चलेगा, ऑनलाइन जाके दिक्कत करेगा, क्योंकि वो नाम तो ही नहीं %20 जो लिख के आ रहा साथ में। तो %20 ब्रोकन लिंक में एज अ कंसिडर होता है। इसको ऐसी प्रैक्टिस नहीं यूज़ करेंगे आपको, क्योंकि ये हमारा ऑफलाइन है, थ्योरी चल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इसको कल को कहीं होस्ट कर दें कि वहाँ से जाके 1 बाय 1 आप सारी चीज़ देख लो, तब ये गलत प्रैक्टिस है। तो इसमें आप देखो जितनी हमने फाइल के नीचे URL कनेक्ट किए हैं सब क्या है, अंडरस्कोर के साथ है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं फाइल के नेम में डैश लगा दो,
तब भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गूगल डैश को नहीं समझ पाता, अंडरस्कोर लगाओगे तो अच्छे से समझ लेगा। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है खासकर। नेक्स्ट, अदर वेब सर्वर्स like Microsoft, or internet servers IIS are not case sensitive. तो यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट के अंदर और आईएस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपर केस लोअर केस में अगर आपने जैसे मान लो फाइल करने में ऐसा है और आपने ऐसे फैच किया तो चल जाएगा। ठीक है, किस में नहीं चलेगा, अपाचे एंड यूनिक्स में, इनमें नहीं चलेगा, इसमें चल जाएगा ये प्रॉब्लम। तो यहाँ जैसे लोग जाके लिख देते हैं इसको, कैन बी एग्जिस्ट as is like this. Next, if you use a mix of uppercase and lowercase, you have to be aware of this. If you move from a case insensitive to a case sensitive server, even small error will break your web. To avoid these problems, always use lowercase file names. ठीक है, तो मान लो कि आप माइक्रोसॉफ्ट में आज अपना प्रोजेक्ट चला रहे हो, कल को आपका मूड होता है कि नहीं मैं तो यूनिक्स में चलाऊंगा, और आपने अगर ऐसी इसलिए मिस्टेक्स कर रखी होंगी तो आपका अपाचे में और यूनिक्स में जाते ही प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, एरर ही एरर आ जाएगा उसके अंदर। अब तुम परेशानी की क्या दिक्कत हुई, तो पता चला जी ये तो छोटे बड़े में कोई सर वही नहीं था इसको, और यहाँ जाके वैसे छोटे बड़े की दिक्कत आ रही है इसको, क्योंकि अपर केस लोअर केस को फैच नहीं कर पा रहा है यहाँ पर। सो कोशिश या हैबिट मैं ये कहूँगा ऐसी बनाइए कि आप जो भी काम करें वो सब स्मॉल में ही, तो एरर आने के चांसेस आपको ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट, फाइल एक्सटेंशंस की बात करेंगे। HTML files should have a .html extension .htm is also allowed। तो आप अपनी फाइल को HTML या HTML कुछ भी दे सकते हो, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। ओल्डर प्रैक्टिस जो है उसमें .htm ही चलता था, बट लेटर ऑन जब HTML के नए अपडेट आए तो उसमें HTML कर दिया गया इसको। तो ब्राउज़र में दोनों ही एग्जीक्यूटेबल हैं, आप नोटपैड में आज भी फाइल अगर HTML बना के लेके जाओगे चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। CSS files should have a .css extension
और जावास्क्रिप्ट फाइल should have .js extension. नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन HTML and HTML. So there is no difference between HTML and HTML and HTML. तो इस तरह से इसको डिफाइन कर लीजिए. HTML फाइल extension और paragraph close. Both will be treated as HTML by any web browsers and web server. Next, HRH2 default file names. इस पर हम लोग बात करेंगे. So when a URL stand for Uniform Resource Locator does not specify a file name at the end, like http www.livastu.com/ the server just add a default file name such as index.html या index.htm या default.html और default.htm. सो क्या हुआ, ये हमारी फाइल का नेम हुआ. तो कोशिश करें कि index.html हो. HTML लग गया बाय मिस्टेक, L लिखना भूल गए, वो भी चलेगा. होम पेज का नेम आप डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हो, ये भी चलेगा. होम रख दोगे वो भी चलेगा. इन तीन के अलावा कुछ और रखोगे तो नहीं चलेगा. ठीक है, तो आपकी वेबसाइट नहीं चलेगी. आपकी पूरी वेबसाइट में जैसे हमारे साइड में देख रहे हो पेजेस बने आ रहे हैं, ये सारे पेजेस खुल जाएंगे उस केस में. नेक्स्ट, इफ योर सर्वर is configured only with index.html as the default file name, your file must be named index.html and not default.html. तो बहुत सारी जगह से जहाँ से आप होस्टिंग खरीदते हो ना, तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट नाम से फाइल होती नहीं है, मतलब डिफ़ॉल्ट की कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती. तो जैसे एग्जांपल के तौर पर इसको हम लोग कुछ प्रैक्टिकली देखते हैं. पहले ज़रा इसको पूरा कर लेते हैं. However,
servers can be configured with more than one default file name. Usually you can set up as many default file names as you want. तो ये था हमारा ऑल अबाउट HTML स्टाइल गाइड, ठीक है। तो क्या डूज हैं डोंट्स हैं वो सारी चीज़ें आपकी इसमें कंप्लीट होती हैं। तो चलो हमने सर्वर की बात की थी, तो एक VS कोड ओपन करेंगे और यहाँ आते हैं 12 से 1:30 वाला जो हमारा बैच है इसमें डेवलपमेंट चल रहा है। हम लोग ज़रा चेक करते हैं कि सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सो रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, ये हमारा फोल्डर है और लेट्स से मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। आज क्या है 28 का बना देते हैं, ये हमारा एक फ़ोल्डर। अब ये फ़ोल्डर अपने आप यहाँ आ गया होगा 28 के नाम से। हम इस फोल्डर में जाके एक फ़ाइल बना देते हैं न्यू, लाइक services.php या HTML, और यहाँ पर हम लोग HTML5 लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे H1 सर्विसेज पेज। हमने इसका नेम दिया about.html और हमने इसका नेम दिया about portfolio.html पोर्टफोलियो पेज। एक हमने कॉन्टैक्ट के बनाया और इसका नेम दिया कॉन्टैक्टर्स पेज, राइट। चलो तो ढूंढेंगे कहाँ पर है ये हमारी फ़ाइल। तो ये हमारी लोकेशन है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर हम लोग अपने सर्वर को शुरू करते हैं। ये हमने सर्वर अपना किया स्टार्ट, एडमिन में आते हैं और यहाँ आके हम लोग लिखते हैं 12 to 1:30 का जो अपना बैच है उसमें अगस्त के महीने में जाओ और 28 तारीख को ओपन करो। तो आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट तो शुरू नहीं हो रही। होम मतलब अबाउट, कॉन्टैक्ट, पोर्टफोलियो, सर्विस, सारे पेज डायरेक्टली लिखे आ रहे हैं। अब मैजिक देखो, हमने यहाँ जाके एक पेज बनाया इंडेक्स और इसको हमने नेम दिया होम पेज। अब देखो जैसे मैं रीलोड करूँगा ना मेरा होम पेज खुल गया। एक तरह से समझो कि आपने ऑनलाइन सर्वर खरीद लिया, हम ऑफलाइन में वो चीज़ समझ रहे हैं। तो क्या वो मेरे बाकी के पेज से नहीं दिख रहे ना? वेबसाइट कहाँ से शुरू होगी? आपके होम पेज से, यानी कि इंडेक्स पेज से। तो इंडेक्स इसलिए ज़रूरी होता है। अब मान लो कि आपने इंडेक्स नाम ना रख के क्या रखा है होम, या आपने रख दिया इसका नेम वेलकम पेज। अब आप देखना आपकी वेबसाइट नहीं खुलेगी, आपके फोल्डर खुल जाएगा फिर से। हम इसको क्या नेम देते हैं वेलकम की जगह पर होम .html। क्या देखते हैं फिर से? तो हमने क्या देखा, इंडेक्स भी है अवेलेबल, होम भी है अवेलेबल। हम तीसरा ट्राई करते हैं डिफ़ॉल्ट .html, रीलोड करते हैं। डिफ़ॉल्ट भी चल रहा है, मैंने बोला था ना तीनों चल जाते हैं। डिफ़ॉल्ट भी चलता है, इंडेक्स भी चलता है, होम भी चलता है। इन तीन के अलावा कोई चौथा नाम डालोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो HTML चल रहा है तो .html भी चलेगा तीनों, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल था कि भी किस तरह से फाइल का नेम रखना है जहाँ से वेबसाइट शुरू होगी। तो वेबसाइट को कैसे पता कि इतने हज़ारों पेज में से कौन सा पेज पहले खोलना है? तो वो इंडेक्स को ढूंढता है या फिर आपके होम पेज को ढूंढता है या फिर वो आपके डिफ़ॉल्ट पेज को ढूंढता है।